हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हैचिंग। मतलब ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है जो हैचिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं टेम्परेचर से। मेजर कार्प्स ले एग्स इन रेनी सीजन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज अबाउट 26 to 32 डिग्री सेल्सियस। ये जो मेजर कार्प्स होता है वो मेनली रेनी सीजन पे एग ले करते हैं जब वाटर का टेम्परेचर 26 से 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब DO। ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो DO का फुल फॉर्म होता है। फॉर हैचिंग द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर शुड बी अराउंड 7 to 9 ppm। मतलब प्रॉपर हैचिंग के लिए वाटर का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 7 से 9 ppm के आसपास होना चाहिए। द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज रिटार्डेड इन लो ऑक्सीजन लेवल। जब वाटर पे ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है तब एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है वो रिटार्डेड हो जाता है। सैलिनिटी। गुड हैचिंग कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द वाटर इज़ फ्री फ्रॉम सैलाइन। यहाँ पे गुड हैचिंग हो जाता है अगर वो वाटर सैलाइन फ्री हो जाता है तब। एग ऑफ कर्ब्स कैन विथस्टैंड सैलिनिटी रेंज ऑफ 10 to 100 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पे कर्ब्स का जो एग होता है वो सैलिनिटी रेंज सहन कर सकता है अगर वो 10 से 100 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास हो जाता है तब। अबव व्हिच हैचिंग इज़ एडवर्सली अफेक्टेड। और अगर वो सैलिनिटी का रेंज इससे भी ज़्यादा हो जाता है तब ये जो एग्स का हैचिंग होता है ये प्रॉपरली अफेक्टेड होता है। pH। फॉर गुड हैचिंग द pH ऑफ वाटर शुड बी अबाउट 7.4 to 8.4। मतलब गुड हैचिंग के लिए वाटर का जो pH कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 7.4 से 8.4 के आसपास होना चाहिए। दैट वाटर शुड बी स्लाइटली अल्कलाइन दैट इज़ 150 to 250 ppm। मतलब ये जो वाटर होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए जिसका रेट 150 से 250 ppm के आसपास होना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैचिंग टेक्निक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। एट फर्स्ट हैचिंग इन अर्थन पीट। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड प्रैक्टिस इन वेस्ट बंगाल। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसको वेस्ट बंगाल पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। दिस pits measures about 3 inch into 2 inch into 1 inch and their inner sides are plastered with red soil। ये जो pits होता है इसका जो मेजरमेंट होता है वो 3 इंच इंटू 2 इंच इंटू 1 इंच के आसपास होता है और इसका जो इनर साइड होता है वो रेड सॉइल से प्लास्टर किया जाते हैं। अबाउट 40,000 to 50,000 एग्स में बी केप्ड इन ईच पीट। यहाँ पे ईच पीट के अंदर 40,000 से 50,000 एग्स रखे जाते हैं। एंड द माइल्ड फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड थ्रू द पीट्स। और इसमें एक माइल्ड फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन किए जाते हैं विद प्रॉपर ड्रेनिंग फैसिलिटी। Hatching takes place within the pits and after about 3 days when the yolk sac is absorbed the available spawns are collected with a soft piece of cloth to be transferred to nurseries। ये जो हैचिंग होता है वो पिट्स के अंदर ही होता है और हैचिंग के 3 दिन बाद जब यॉक सैक टोटली वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है तब वो स्पॉन को एक सॉफ्ट पीस ऑफ क्लोथ पे लेकर उसको नर्सरी पे ट्रांसफ़र किया जाते हैं। यहाँ पे एक अर्थन पीट ऑफ हैचरी का पिक्चर दिया हुआ है। अब चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अर्थन पॉट हैचरीज व अर्थन पॉट हैचिंग। इन दिस मेथड सेवरल अर्थन पॉट्स आर केप्ड इन डिफरेंट टायर्स। इस मेथड पे कुछ अर्थन पॉट्स को डिफरेंट टायर पे रखे जाते हैं। एंड ए स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन फ्रॉम हायर टू लोअर पॉट। और यहाँ पे एक स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन किए जाते हैं जो हायर से लोअर पॉट की तरह जाते हैं। This results in a continuous flow of water and the water within earthen pot remains sufficiently cool due to evaporation of water from the surface of the pots। यहाँ पे एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन किए जाते हैं और उसके साथ साथ इसका अंदर जो वाटर होता है वो बहुत कूल होता है क्योंकि वाटर का जो सरफेस होता है पॉट्स का जो सरफेस होता है वहाँ से वाटर का इवापोरेशन होता रहता है इसलिए इसका अंदर जो वाटर होता है वो कूल होता है। Fertilized eggs kept in soft cloths within the pots hatch out and the hatchlings are transferred to nursery ponds। इसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग्स होता है उसमें उसको पॉट्स के अंदर एक क्लोथ पे रखे जाते हैं और हैचिंग हो जाने के बाद वो हैचलिंग्स को लेकर उसको नर्सरी पॉन्ड पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। द ओपन एंड्स ऑफ द पॉट्स शुड बी कवर्ड विथ स्मॉल नेट्स। पॉट्स का जो ओपन एंड्स होता है उसको एक स्मॉल नेट से कवर किए जाते हैं। यहाँ पे एक अर्थन पॉट हैचरी का पिक्चर दिया हुआ है। अब चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Next point, double walled HEPAs. In this method, two rectangular HEPAs called outer HEPA and inner HEPA are used. ये जो मेथड होता है यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर हैपा यूज़ किए जाते हैं, एक है आउटर हैपा और एक है इनर हैपा. द आउटर हैपा इज़ कॉम्पेरेटिवली लार्जर हैंडमेड अप ऑफ क्लोज्ड मेश्ड कॉटन क्लॉथ. ये जो आउटर हैपा होता है वो कॉम्पेरेटिवली लार्जर होता है और वो मेश्ड कॉटन क्लॉथ से तैयार किए जाते हैं. एंड द इनर हैपा इज़ कॉम्पेरेटिवली स्मॉलर एंड मेड अप ऑफ मॉस्क्विटो नेटिंग क्लॉथ. और जो इनर हैपा होता है वो कॉम्पेरेटिवली स्मॉलर होता है और उसको मॉस्क्विटो नेटिंग क्लॉथ से तैयार किए जाते हैं. द आउटर हैपा इज़ टाइड इन स्टिल क्लीन वाटर टू फिक्स्ड बाम्बू पोल्स एंड इट इज़ केप्ट इन ए स्ट्रेच पोजीशन. ये जो आउटर हैपा होता है उसको स्टिल क्लीन वाटर पे बाम्बू पोल से फिक्स किए जाते हैं और उसको स्ट्रेच पोजीशन पे रखे जाते हैं. द इनर हैपा इज़ ऑल्सो केप्ट इन वेल स्ट्रेच्ड पोजीशन एंड फिक्स्ड इनसाइड द आउटर हैपा. और जो इनर हैपा होता है उसको भी स्ट्रेच पोजीशन पे ही रखे जाते हैं और उसको आउटर हैपा के अंदर रखे जाते हैं. About 75,000 to 1 lakh eggs may be kept in each set of double HEPAs. और यहाँ पे जो each set of double HEPAs होता है वहाँ पे 75,000 से 1 lakh eggs रखे जाते हैं. After the hatching is over, the inner HEPA is removed and the spawns are kept in the outer HEPA till the yolk sac is absorbed. और हैचिंग हो जाने के बाद यहाँ पे जो इनर हैपा होता है उसको रिमूव किए जाते हैं और स्पॉन्स को आउटर हैपा पे ही रखे जाते हैं जब तक यॉक सैक टोटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है तब तक. This process has several disadvantages. The outer cotton HEPA may get easily damaged while remaining in water. ये जो outer cotton HEPA होता है वो वाटर पे रहने में बहुत जल्द ही डैमेज हो सकते हैं. क्रैब्स में डैमेज द HEPA एंड स्पॉन्स में गेट लॉस्ट. और वाटर पे जो क्रैब्स होता है वो भी ये आउटर हैपा को डैमेज कर सकते हैं और तब जो स्पॉन्स होता है आउटर हैपा के अंदर वो वहाँ से भाग जाते हैं. Modern hatcheries. Glass jar hatcheries. The hatcheries is connected with an overtank head to which fresh water is drawn. ये जो ग्लास जार्स हैचरीज होता है उसको एक ओवर टैंक हेड से कनेक्ट किए जाते हैं और वो ओवर टैंक हेड से फ्रेश वाटर ग्लास जार हैचरीज पे ड्रॉन होते हैं. शावर्स आर फिटेड ओवर द ब्रीडिंग टैंक्स. ब्रीडिंग टैंक्स के ऊपर शावर टैंक्स फिटेड किए जाते हैं. एंड स्पॉन्स रिसीविंग टैंक्स टू प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एरेटेड कूल वाटर. मतलब ये ब्रीडिंग टैंक और स्पॉन रिसीविंग टैंक के ऊपर शावर्स फिटेड किए जाते हैं क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एरेटेड कूल वाटर प्रोवाइड करते हैं. In the hatching unit, a series of glass jars which are conical at bottom are arranged in vertical rows. Hatching unit पे vertical row पे कुछ series of glass jars यहाँ पे रखे जाते हैं जिसका बॉटम कॉनिकल शेप का होता है. Each jar has a capacity of 6.35 liters and about 50,000 carps eggs कैन बी हैच्ड विथ इन ईट. ये जो जार होता है उसका कैपेसिटी 6.35 लीटर होता है और उसके अंदर 50,000 कर्व्स एग्स रखे जाते हैं. द वाटर फ्रॉम द जार्स इज़ आउटफ्लोड थ्रू ए कॉमन चैनल टू द स्पॉन रिसीविंग टैंक. और यहाँ पे जो वाटर होता है उसको एक कॉमन चैनल के थ्रू आउटफ्लो किए जाते हैं और तब वो वाटर स्पॉन रिसीविंग टैंक पे चले जाते हैं. A continuous flow of water enters the glass jars at the bottom and goes out through the spout at the side top which leads to a common channel. यहाँ पे वाटर का एक कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है ग्लास जर्स के अंदर बॉटम पोजीशन पे और वहाँ पे साइड पे एक टॉप पोजीशन होता है. वहाँ से एक कॉमन चैनल होता है जिससे वाटर नेक्स्ट जार पे जाते हैं. A mild flow of water is maintained so that the eggs are kept in a constant motion but do not escape through the outflow spout. यहाँ पे वाटर का एक माइल्ड फ्लो मेंटेन किए जाते हैं और इससे क्या होता है इसके अंदर जो एग होता है वो एक कांस्टेंट मोशन पे रहते हैं. आफ्टर हैचिंग इज़ ओवर द फ्लो ऑफ वाटर इज़ स्लाइटली इंक्रीज्ड. और हैचिंग हो जाने के बाद वाटर का जो फ्लो होता है उसको स्लाइटली इंक्रीज किए जाते हैं सो दैट द स्पॉन्स कैन एस्केप थ्रू द स्पोर्ट्स ऑफ द कॉमन चैनल एंड अल्टीमेटली टू द स्पॉन रिसीविंग टैंक. और ये इसलिए किया जाते हैं क्या जो स्पॉन्स होता है पॉट्स के अंदर जार्स के अंदर वो स्पोर्ट्स से जो कॉमन चैनल होता है वहाँ से निकल के फाइनली स्पॉन रिसीविंग टैंक पे वो आ जाते हैं. द स्पॉन इज़ अलाउड टू रिमेन इन द स्पॉनरी फॉर 3 days टिल द यॉक सैक इज़ टोटली एब्जॉर्ब. और वो जो स्पॉन होता है उसको स्पॉन रिसीविंग टैंक नहीं तो स्पॉनरी पे ही रखे जाते हैं 3 days के लिए जब तक यॉक सैक टोटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं तब तक. स्प्रे ऑफ कूल वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू द स्पॉनिंग टैंक.
ये जो स्पॉनिंग टैंक होता है वहाँ पे एक कूल वाटर का स्प्रे कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जाते हैं विच गिव्स ए बेटर सर्वाइवल रेट्स ऑफ द स्पॉन, जो स्पॉन को एक बेटर सर्वाइवल रेट प्रोवाइड करते हैं बाई रिप्लेसिंग द ओल्ड वाटर कंटिन्यूसली। और यहाँ पे जो ओल्ड वाटर होता है उसको कंटिन्यूसली रिप्लेस किए जाते हैं। Advantages of glass jars hatchery. Hatching can be observed properly due to transparent condition of the jars. ये जो jars होता है वो ग्लास से तैयार हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम हैचरी का जो प्रॉपर एक्टिविटी होता है उसको बाहर से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ वाटर कैन बी कंट्रोल्ड। वाटर का जो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन होता है उसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज द सेम वाटर कैन बी रिसाइकल्ड। यहाँ पे बहुत लेस अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड होता है और कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी नहीं रिक्वायर्ड होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे रिसाइकिल भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास जार हैचरी। ग्लास जार्स आर टू बी रेगुलरली क्लीन। यहाँ पे जो ग्लास जार्स होता है उसको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। लार्ज स्केल हैचिंग में नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे लार्ज स्केल हैचिंग पॉसिबल नहीं होता है। इनिशियल कॉस्टिंग इज मोर। यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ग्लास जार्स आर ब्रेकेबल, हाउएवर दे मे बी रिप्लेस बाय ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कंटेनर्स। ये जो ग्लास जार्स होता है वो ब्रेकेबल होता है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कंटेनर्स पे ही रिप्लेस करना पड़ता है। सर्क्यूलर हैचरी और चाइनीज़ हैचरी। दिस मेथड इज़ नाउ वेल पॉपुलर इन इंडिया। ये जो मेथड होता है ये अब इंडिया पे वेल पॉपुलर हो गया है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हैचरीज आर ओवर हेड टैंक, स्पॉनिंग पूल, इंक्यूबेशन, हैचिंग टैंक्स एंड स्पॉन कलेक्शन टैंक। ओवरहेड टैंक क्या होता है? दिस इज़ अ टैंक ऑफ अबाउट 5000 लीटर्स कैपेसिटी। ये जो टैंक होता है इसका कैपेसिटी 5000 लीटर्स के आसपास होता है। मेड अप ऑफ कंक्रीट, और ये कंक्रीट से तैयार किए जाते हैं। एंड प्लेस सफिशिएंटली अबव द ग्राउंड लेवल, और इसको ग्राउंड लेवल के कुछ ऊपर पे रखे जाते हैं। इट इज़ यूज टू सप्लाई इनफ वाटर फॉर स्पॉनिंग, इंक्यूबेशन एंड स्पॉन कलेक्शन टैंक। और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते हैं स्पॉनिंग के लिए, इंक्यूबेशन के लिए और इसके साथ साथ स्पॉन कलेक्शन टैंक के लिए। यहाँ पे चाइनीज़ हैचरी का टॉप व्यू का पिक्चर दिया हुआ है। आप चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ हैचरी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनल व्यू का पिक्चर दिया हुआ है। आप चाहे तो इस पिक्चर का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Next, breeding or spawning tank. It is a circular cement tank of about 50 cubic meter water holding capacity, having a diameter of 8 to 9 meter and depth of 1.0 to 1.5 meter. ये जो ब्रीडिंग और स्पॉनिंग टैंक होता है ये सीमेंट से तैयार किए जाते हैं और उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो 50 क्यूबिक मीटर के आसपास होता है और उसका डायमीटर 8 से 9 मीटर होता है और उसका डेप्थ 1.0 से 1.5 मीटर के आसपास होता है। द फ्लोर ऑफ द टैंक स्लोप्स एट द सेंटर वेयर देयर इज़ एन आउटलेट पाइप। ये जो टैंक होता है उसका जो फ्लोर होता है वो स्लोप्स होता है और यहाँ पे एक आउटलेट पाइप होता है। The wall of the breeding tank is provided with diagonally fitted pipes which maintain a circular flow of water. ये जो ब्रीडिंग टैंक्स होता है इसका वॉल पे एक डायगोनली फिटेड पाइप होता है जो इसका अंदर जो वाटर फ्लो होता है उसको सर्कुलरली मेंटेन करते हैं। About 70 kg of females and 70 kg of males may be used at a time of yield of 8 to 10 millions of eggs per operation. और यहाँ पे पर ऑपरेशन में 8 से 10 मिलियन एग्स पाने के लिए 70 kg फीमेल्स एंड 70 kg मेल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग द फर्टिलाइज्ड एग ऑटोमेटिकली मूव टू द सेंटर ऑफ द टैंक्स। और स्पॉनिंग के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग्स होता है वो ऑटोमेटिकली टैंक्स के सेंटर पोजीशन पे आ जाते हैं एंड पास थ्रू द आउटलेट पाइप टू द इंक्यूबेशन चेम्बर। और उसके बाद वो आउटलेट पाइप से इंक्यूबेशन चेम्बर पे चले जाते हैं। टू इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ द टैंक वाटर पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करने के लिए ए परफोरेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इज फिटेड अबव द ब्रीडिंग टैंक इन such a manner that the continuous fine showers fall into the breeding tank. इसके लिए वहाँ पे एक गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप फिटेड किए जाते हैं जो ब्रीडिंग टैंक के अंदर कंटिन्यूस फाइन शावर्स प्रोवाइड करते हैं।
इंक्यूबेशन एंड हैचिंग टैंक्स, दिस आर सर्क्यूलर इन शेप एंड मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। इसका जो शेप होता है वो सर्क्यूलर होता है और उसको ब्रिक और सीमेंट से तैयार किए जाते हैं। नॉर्मली 2 सच टैंक्स आर कनेक्टेड टू 1 स्पॉनिंग टैंक। यहाँ पे एक स्पॉनिंग टैंक पे 2 टैंक कनेक्ट किए जाते हैं। ईच इंक्यूबेशन टैंक हैज़ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 3 to 4 मीटर एंड डेप्थ ऑफ अबाउट 1 मीटर। यहाँ पे जो इंक्यूबेशन टैंक होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 3 to 4 मीटर के आसपास होता है और उसका जो डेप्थ होता है वो 1 मीटर के आसपास होता है। It can hold about 9 to 12 cubic meter water and million of eggs per cubic meter। इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो 9 से 12 क्यूबिक मीटर के आसपास होता है और उसके अंदर पर क्यूबिक मीटर पे 1 मिलियन एग्स रखे जाते हैं। प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रॉपर हैचिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। और यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग्स का प्रॉपर हैचिंग करने के लिए प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वाटर होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस सेवरल डायगोनली फिटेड पाइप आर अरेंज्ड टू द बॉटम एंड साइड्स ऑफ द पूल। और इस पर्पस के लिए वहाँ पे पूल के बॉटम पे और साइड पोजिशन पे पाइप्स को फिटेड किए जाते हैं। द वाटर फ्लो इज़ मेंटेन इन सच ए वे सो एज टू क्रिएट ए सर्क्यूलर रीलिंग ऑफ वाटर। और यहाँ पे पाइप को इसलिए ऐसे फिटेड किए जाते हैं क्योंकि वो टैंक के अंदर वाटर का जो फ्लो होना चाहिए वो सर्क्यूलर मोशन पे होना चाहिए। दिस कीप्स द एग्स इन अ कांस्टेंट सर्क्यूलर मोशन। और ये सर्क्यूलर वाटर फ्लो जो एग्स होता है उसको भी कांस्टेंट सर्क्यूलर मोशन पे रख देते हैं। द इनर चेम्बर्स ऑफ द इंक्यूबेशन टैंक्स आर कम्प्लीमेंटेड बाय प्रॉपरली फिटेड नाइलॉन नेट्स। और इंक्यूबेशन टैंक का जो इनर चेम्बर्स होता है उसको प्रॉपरली नाइलॉन नेट से फिटेड किए जाते हैं। अरेंजमेंट्स आर मेड सो दैट एन ओवरफ्लो पाइप कैन रिमूव एक्सेस इनकमिंग वाटर एट ए कंट्रोल रेट। और ये इसलिए किए जाते हैं क्या, अगर वहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाए तो वो कंट्रोल रेट पे रखे जा सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ हैचरी का पिक्चर दिए हुए हैं, 1 ब्रीडिंग पूल का और 1 हैचिंग यूनिट का। अब चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रीडिंग टेक्निक, द ब्रीडिंग टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर। ये जो ब्रीडिंग टैंक होता है उसको वाटर से फिल किए जाते हैं एंड ऑल द डायगोनल इनलेट पाइप्स आर केप्ट ओपन टू क्रिएट ए कांस्टेंट सर्क्यूलर फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक। और टैंक के अंदर जो डायगोनल पाइप होता है, इनलेट पाइप होता है, वो सबको ओपन किए जाते हैं क्योंकि टैंक के अंदर वाटर का एक कांस्टेंट सर्क्यूलर मोशन होना चाहिए। आफ्टर हार्मोन इंजेक्टिंग द एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स आर रिलीज्ड इन द ब्रीडिंग टैंक। और हार्मोन इंजेक्टिंग के बाद जो एडल्ट मेल होता है और जो एडल्ट फीमेल होता है उसको ब्रीडिंग टैंक के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। ड्यू टू ए सिमुलेशन ऑफ रिवरेंट कंडीशन इनसाइड द टैंक द ब्रूड फिशेस आर स्टिमुलेटेड टू ब्रीड। और टैंक के अंदर एक रिवरेंट कंडीशन क्रिएट किए जाते हैं, इसके लिए वो जो ब्रीड होता है फिश का वो ब्रीडिंग के लिए स्टिमुलेट होता है। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर फ्लोड टू द इंक्यूबेशन चेम्बर थ्रू द सेंट्रल आउटलेट पाइप। और यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग्स होता है वो इंक्यूबेशन चेम्बर के थ्रू सेंट्रल आउटलेट पाइप पे चले जाते हैं। द कंटिन्यूअस सर्क्यूलर मोशन ऑफ वाटर इनसाइड द इंक्यूबेशन चेम्बर हेल्प इन प्रॉपर हैचिंग और द फर्टिलाइज्ड एग्स। यहाँ पे टैंक के अंदर जो कंटिन्यूअस सर्क्यूलर मोशन ऑफ वाटर होता रहता है, ये क्या करता है, ये फर्टिलाइज्ड एग्स का प्रॉपर हैचिंग पे सहायता करते हैं। नेक्स्ट, स्पॉन कलेक्शन। आफ्टर 3 days ऑफ हैचिंग के 3 दिन बाद व्हेन द यॉक सैक इज़ टोटली एब्जॉर्ब, जब वो यॉक सैक टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है, द स्पॉन्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द रेक्टेंगुलर हैपा। उसके बाद वो स्पॉन्स को रेक्टेंगुलर हैपा पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, प्लेस्ड इनसाइड स्पॉन कलेक्शन टैंक। और उसको स्पॉन कलेक्शन टैंक के अंदर रखे जाते हैं एंड फाइनली ट्रांसफर टू नर्सरीज। और उसके बाद उसको फाइनली नर्सरीज पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सर्क्यूलर हैचरी, नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस में बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। यहाँ पे आर्टिफिशियली नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस हम तैयार कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कैन बी मेंटेन। यहाँ पे हम वाटर क्वालिटी को और उसके साथ साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ हैचरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। हैचरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत स्टेबल होता है, सो दैट नो डैमेज इज़ डन इजीली। इसलिए यहाँ पे बहुत ईजी से कोई डैमेज नहीं हो सकता है।
डिसएडवांटेज ऑफ सर्क्यूलर हैचरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड देयर फॉर स्मॉल फार्मर्स में नॉट टू बी एबल टू अफोर्ड इट, इसलिए जो स्मॉल फार्मर्स होता है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर चाहिए होता है। ह्यूज सप्लाई ऑफ वाटर इज़ टू बी मेंटेन, यहाँ पे ह्यूज सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए, एंड स्किल्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, और इसके साथ साथ प्रॉपर ऑपरेशन के लिए स्किल्ड पर्सन भी होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।